संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दो दिन के लद्दाख और श्रीनगर दौरे पर आज लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जांबाज जवानों के साहसिक हवाई करतब का देखा प्रदर्शन, सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के दौरे पर। यहां सेवापुरी को नीति आयोग ने मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने की बनाई योजना। और लखनऊ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का लिया निर्णय। राजधानी के 4 थाना क्षेत्र गाजीपुर, इंदिरानगर, आशियाना और सरोजनी नगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सत्र में पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के लद्दाख और श्रीनगर के दौरे पर हैं। इस कड़ी में आज सुबह वो लेह पहुंचे। दिल्ली से रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि वो लद्दाख और श्रीनगर में सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा की और क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों के साथ जवानों के साथ बातचीत की। लेह पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री जांबाज जवानों के साहसिक और हवाई करतब प्रदर्शन में भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अग्रिम चौकियों पर सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की और पेक्सो में सैनिकों को संबोधित भी किया। साथ ही सेनाओं और वायुसेना के बीच समन्वय की तैयारियों का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत और थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच गतिरोध के बाद लेह लद्दाख की उनकी ये पहली यात्रा है। लेह में जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने जवानों की प्रशंसा की और राष्ट्रीय स्वाभिमान का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि इसी कारण हमें आज़ादी भी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत का दौर चल रहा है, सीमा विवाद को लेकर और हल होना चाहिए और कहां तक हल होगा इस बारे में अभी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात उन्होंने जोर देकर कही कि 1 इंच भी भारतीय जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत एकमात्र देश है जो हमेशा शांति और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। कभी किसी देश के स्वाभिमान को हमने चोट नहीं पहुंचाई है और ऐसा ही हम महसूस भी करते हैं कि कोई हमारे स्वाभिमान पर चोट ना पहुंचाए। अगर ऐसा करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह हमारा भारत आजाद हुआ है। जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के दौरे पर हैं। यहां सेवापुरी को नीति आयोग ने मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसी को मूर्त रूप देने के लिए इससे जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक नीति आयोग के सीईओ ले रहे हैं। नीति आयोग की योजना है, ये भारत का पहला ब्लॉक है जिसमें कि ये लागू करने की कोशिश की जा रही है। और अमिताभ कांत जी जो सीईओ हैं नीति आयोग के, मैं जहां पे हूं ये एमएसएमई मंत्रालय का खादी और ग्रामोद्योग आयोग का ये एक यूनिट है जहां पे मैं अभी खड़ा हूं। इसके ठीक बगल में ही ब्लॉक है सेवापुरी ब्लॉक, जहां पे कि अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है कि ये जो अमिताभ कांत जी हैं इनके साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो केंद्रीय भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके सचिव नरेंद्र नारायण सिन्हा जी भी आए हुए हैं और नीति आयोग के कई निदेशक भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ के जिलाधिकारी, कमिश्नर वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी, ये लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। और इसके साथ जो भी ग्राम के लिए किसी एक गांव के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो गांव में होनी चाहिए, उन पर ये चर्चा हो रही है। और इसको जो गांव का विकसित मॉडल हो, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो ग्रामीण है, किसान हैं, उनके लिए हर गांव में वो हर सहूलत हो जो शहरों में होती है, या जो एक भारतीय एक सामान्य नागरिक के जीवन की चर्या में जो भी जरूरतें हैं जो शामिल होनी चाहिए, जिनमें शौचालय है, सड़क है, बिजली है, इसके अलावा जो गैस का जो प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, इस तरह की जितनी भी सुविधाएं एक नागरिक को चाहिए वो सारी सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो, इवन रोजगार हो। और सबसे अच्छी बात, जब रोजगार का जिक्र हुआ तो ये जहां पे मैं हूं इस समय, ये जो खादी ग्रामोद्योग का ये जो यूनिट है, यहाँ पे आसपास के गांव की महिलाएं आती हैं, चरखा से सूत काटती हैं। ये एक महिलाओं के आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है। यहाँ पे अभी अमिताभ कांत जी अपने जो अधिकारी लोग हैं उनके साथ आएंगे और ये जो यहाँ पे पौधा वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही ये जो यूनिट जहाँ पे ये महिलाएं, मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे होंगे कि सुताई सोलर चरखा कटाई सेट बना हुआ है, यहाँ पे आसपास के गांव की महिलाएं आती हैं, चरखा काटती हैं और अपना रोजगार पाती हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुरुवार को 300 से अधिक कोरोना मरीज सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय किया है। लखनऊ के 4 थाना क्षेत्र गाजीपुर, इंदिरानगर, आशियाना और सरोजनी नगर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां सोमवार से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इन थाना क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानें, बाजार, कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने पत्रकारों को बताया कि कल और परसों 2 दिन में शहर में सैनिटाइजेशन का काम कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में प्रोटोकॉल का पूरा और कड़ाई से पालन कराया जाएगा एवं चिकित्सा सुविधाओं के अलावा कोई चीजें अनुमन्य नहीं रहेंगी। इसी को देखते हुए इन क्षेत्रों के सब जगहों पे इसको इन्फोर्स कराने के लिए विशेष दस्ते बनाए गए हैं, टीम्स बनाई गई हैं। साथ ही साथ 100% सैनिटाइजेशन करने के लिए विशेष सफाई की टीमें बनाई गई हैं। नगर निगम के द्वारा देहात क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के माध्यम से और विशेष रूप से महानगर क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में नगर निगम के माध्यम से ये 100% सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल के अनुरूप सैनिटाइजेशन करेंगे। इसके अलावा सचल दल बनाए गए हैं इन्फोर्समेंट के लिए, ताकि हर क्षेत्र में जो कोविड प्रोटोकॉल है, जिसमें विशेष रूप से मास्क लगाना, अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना, इन चीज़ों को इन्फोर्स कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के नियंत्रण के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है। दरअसल भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ तो रहा है, लेकिन उससे भी तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक भारत में 63.33% रिकवरी रेट हो चुका है। सक्रिय संक्रमण के मामले की बात करें तो 3,42,473 संक्रमण के सक्रिय मामले, जबकि 6,35,756 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से मौत की बात करें तो 25,602 मरीजों की मौत हो गई है। और इटावा में कोविडोलॉजी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का जन्म उस काल में हुआ जब पूरा विश्व कोरोना वायरस के कारण
भयभीत और प्रभावित हो रहा था और किसी के पास इस वायरस के संबंध में कोई सटीक जानकारी नहीं थी। लेकिन ये पुस्तक कोविड-19 के संबंध में पहली पुस्तक है जिसमें कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर शोध पत्र भी शामिल है, जो कोविड-19 महामारी के उन अनछुए पहलुओं की जानकारी देते हैं, जैसे कोविड अस्पताल के निर्माण, आइसोलेशन वार्ड, उनका उपचार, सुरक्षा आदि विषयों को शामिल किया गया है, जो अनुभव 200 मरीजों को पूर्णतः ठीक करके अपने अपने घर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत समेत लगभग पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। इसके प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सही जानकारी हो और हम सावधान और जागरूक रहें। संबंधित कोविडोलॉजी पुस्तक विश्वविद्यालय के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती होकर स्वस्थ हुए 183 कोविड पॉजिटिव मरीजों के इलाज के अनुभव पर आधारित है। ये जो दुनिया भर में जो भी कोविड में काम हुआ है उसकी समरी और उसको वैज्ञानिक आधार पर लिखकर, इसमें ज़्यादातर आर्टिकल जो हैं, शोध आर्टिकल्स जो हैं, वो विभिन्न शोध पत्रिकाओं में जो पब्लिश हुए हैं दुनिया के लिटरेचर में, वो सारे डाले गए हैं। तो पहले तो इसमें ये पहली पुस्तक है, इसमें जो है जो भी चिकित्सक है या चिकित्सा वैज्ञानिक हैं या चिकित्सा करने वाले हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो लोग भी ट्रीटमेंट में किसी भी तरह से सहायक हैं, उनके बारे में गाइडलाइन पूरी की पूरी लिखी हुई है, और वो भी शोध पर, ऐसे नहीं हवा में कुछ नहीं लिखा गया है, हर चीज़ का डेटा है। तो ये ज़्यादातर काम तो विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय ने दुनिया भर से वो डेटा कलेक्ट किया है, उसको साइंटिफिक फैक्ट्स पे आजमाया है, फिर उसको लिखा है, फिर उसको पब्लिश किया है शोध पत्रिकाओं में दुनिया भर की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और उनको इसमें सोच समझकर और साइंटिफिक तरह से इनको पब्लिश किया गया है। एक एस्पेक्ट तो इस किताब का ये है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश से महाराजगंज जनपद में संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने जनपद के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ से निपटने संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को अलर्ट रहने के सख्त निर्देश दिए। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरे प्रदेश में बाढ़ से संभावित खतरों को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ से संभावित खतरे को देखते हुए जनपद में सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन सहित एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से सतर्क है। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बहुत तेज आया, बहुत अच्छी बरसात हुई, किसानों को बहुत लाभ मिला, लेकिन हमारे महाराजगंज और हमारा सिद्धार्थनगर और पूरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी जगह पर पूरे सर्वेक्षण के दौरान कोई गांव ऐसा नहीं दिखा जिसकी कनेक्टिविटी कट गई हो, जिसके चारों तरफ पानी भर गया हो। जहां पर कोई समस्या हो तो मैं आज आप लोगों के समक्ष कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इसका निरीक्षण किया, जिस तरीके से उन्होंने मॉनिटरिंग किया, उनके मार्गदर्शन में जो काम हुआ है, बहुत अच्छा काम बाढ़ विभाग ने किया है, जिसके कारण से हमारा पूरा महाराजगंज सुरक्षित है, हमारा सिद्धार्थनगर सुरक्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। सभी विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। एनडीआरएफ की टीम लग गई है, पीएसी लग गई है, गोताखोर आ गए हैं, नावें आ गई हैं और हमारे पशुपालन के लोग पशुओं का टीकाकरण शुरू कर चुके हैं। अभी तक 16,000 पशुओं का टीकाकरण हो चुका है और हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग पूरी तरीके से सब जगह मुस्तैद हैं, टीकाकरण हो रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी चौकियों को बना करके पूरी तरीके से तैयार है और हमारा यहाँ का जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, पुलिस के हमारे कप्तान, यहाँ के एसपी, सब लोग मिल करके और बाढ़ विभाग और सिंचाई विभाग की पूरी टीम मिल करके बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज माल मलिहाबाद का दौरा किया। राज्यपाल ने माल के कार्यालय प्रक्षेत्र अधीक्षक उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि फार्म अटारी का निरीक्षण भी किया। उन्होंने मलिहाबाद की अब्दुल्ला नर्सरी में नमो आम पौधे का
पौधरोपण कर मलिहाबादी आम का स्वाद भी चखा। पद्मश्री कलीमुल्लाह ने बताया कि राज्यपाल ने मलिहाबाद की समस्याओं व आम उत्पादकों की आय में वृद्धि कैसे हो, इसकी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कलीमुल्लाह ने राज्यपाल को नमो आम का पौधा भी भेंट किया। इस अवसर पर मलिहाबाद की उपजिलाधिकारी पल्लवी मिश्रा व तहसीलदार निखिल शुक्ला ने हुस्न आरा पौधा सहित जोश मलिहाबादी की आत्मकथा पुस्तक भेंट की। अब ये महामहिमा तशरीफ़ लाई मलिहाबाद में और इतनी ज़्यादा खुश गई हैं क्योंकि मलिहाबाद को जिस चीज़ की ज़रूरत है तो उन्हीं ने इस रंग से हमसे बातें को पूछा कि मलिहाबाद क्या चाहता है पेड़ों के सिलसिले में, पानी के सिलसिले में, तो हमने उनको इसकी जानकारी दी। सब आइए आपको एक और खुशी की बात बताएं, जब हमने उनको नमो आम के सिलसिले में जानकारी दी तो बहुत खुश हुई। तो नमो आम का एक पौधा भी यहाँ पर उन्होंने रोपण किया है और नमो आम को वो राजभवन के लिए भी ले गई हैं कि वहाँ भी हम अपने वहाँ राजभवन में लखनऊ में लगाएंगे। तो और उसी के साथ साथ ऐश्वर्या आम की भी बहुत फ़ोटो देखकर खुश हुई, ऐश्वर्या अमरूद देखकर बहुत खुश हुई, उसके ही पेड़ ले गई। और अनारकली आम जो गवर्नर साहब ने नाम रखा है तो उस आम को भी ले गई और उसके फ़ोटो भी ले गई और बहुत खुश हुई और मलिहाबाद से खुश हो रही हैं। खेती में लागत कम करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई नई डिवाइस वरदान साबित हो रही है। कृत्रिम बॉक्स में फेरोमोन ट्रैप कार्ड, लाइट ट्रैप कार्ड में मादा कीड़ों की लिक्विड लगी होती है जिससे नर कीड़े आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण अब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बंद हो गया है। कृत्रिम डिवाइस के प्रयोग से पोषक तत्वों को सुरक्षित रखते हुए अनाज, फल और सब्जियों की गुणवत्ता व उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। कृषि विभाग की इस पहल की दुबेपुर ब्लॉक से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की जा रही है। कृषि वैज्ञानिक व जिला कृषि अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने अपनी डिवाइस को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भेजा है। फिलहाल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि अधिकारियों ने इनकी डिवाइस को प्रमाणिकता दे दी है। जनपद के अधिकांश किसान दूसरे दिन मैं यहाँ आ रहा हूँ, अपने कर्मचारी भी आ रहे हैं और इनको स्टिकी स्टिप, फेरोमोन ट्रैप, नीम आयल, ट्राइको कार्ड, ये ट्राइको कार्ड है। इसके द्वारा अगर 1 एकड़ में 2 लगा दिए जाएँ, इसको काट के 3 पार्ट 4 पार्ट में करके पत्ती के नीचे 1 एकड़ में 2 लगाए तो इसमें ट्राइकोग्रामा होता है, ततैया होती है छोटी सी, वो निकलती है और जो फल छेदक उनके अंडों में अपने अंडे दे करके उनको समाप्त कर देती है। इसी तरीके से जो येलो स्टिकी स्टिप है उस पर व्हाइट फ्लाई सब जा करके चिपक जाती है, जिनके लिए भारी मात्रा में दवाइयों का किसान प्रयोग कर रहे थे। अब किसानों द्वारा बताया गया है कि आज लगभग 15 दिन हो गया उनके द्वारा कोई दवा प्रयोग नहीं की गई, लगभग 3-4 स्प्रे उनके बच गए हैं और इस तरीके से उनकी लागत लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये जो लगती थी वो लगभग शून्य की तरफ जा रही है, जो 200-400 रुपये में उनका कंट्रोल हो जाएगा। इस तरीके से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है किसानों की आय दोगुने की, जब उनकी लागत घटेगी तो उनकी आय अपने आप बढ़ जाएगी। फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप और ये सब लगा रहे हैं। डीओ साहब के देख में उन्होंने लगवाया, इससे कीड़ा जो है वो बैगन, भिंडी या सब उसमें फसलों में जिसमें कीड़े लगते थे वो बहुत नामनल हो गए, कम हो गए हैं और दवा की बहुत बचत हो रही है और पैसे की भी किसानों को बचत हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य दवा वाली जहरीली दवाइयों से लोग सब्जियां खाते थे तो इससे स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता था। अगर ये सब पूरे देश में इसी तरह किसान इसको करने लगेंगे तो जहरीली दवाइयाँ जो हैं वो कम हो जाएंगी और शरीर जो नुकसान पहुँचता था इन जहरीली दवाइयों से, पड़े सब्जियों के खाने से, उसका बहुत आदमी को बहुत फायदा होगा। और यही दवाइयाँ जो घास वगैरह में पड़ती थी, जानवर भी खाते थे, उनसे भी उनको भी नुकसान होता था। उसको खाने के बाद दूध में वो दवाइयाँ का असर चला जाता था और सब जगह उसका नुकसान होता था। इस सर अब में बहुत अंतर है। पहले हम तमाम प्रकार की कीटनाशक डालते थे, अब इस साहब ने एक हमारे कृषि रक्षा अधिकारी साहब हैं, मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूँ। इन्हें हमारे यहाँ आए और हमको इस जैविक खेती या कीट रहित रासायनिक दवाओं के बारे में बताए कि इनको न डालिए। तब से हम तमाम प्रकार, जैसे नीम की खलियां हो गई या नीम आयल हो गया या हरी पीली प्लेट दे गए, वो भी कुछ फ्री में बांट दिए हैं, उनको हम अपने खेतों में लगाए हुए हैं। उसमें तमाम प्रकार के छोटे बड़े कीट उसमें चिपक जाते हैं और अब हमारी फसल पहले से अच्छी उपज भी दे रही है। और इसको मंडी में हम जब ले जाते हैं, ये अपने किसान भाइयों को बताते हैं या खरीदने वाले को बताते हैं तो हमें उससे 2-4 रुपए महंगी भी ले लेते हैं। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी बाधा आपकी राहें नहीं रोक सकती। ये साबित कर दिखाया है बरेली की कौशिकी अग्रवाल ने, जो कि
स्पेस्टिक सेरिब्रल प्लाजी बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके बावजूद भी कौशिकी ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 76.88% अंक प्राप्त किए हैं और वो भविष्य में आईएएस अफसर बनना चाहती हैं। अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी कौशिकी के हौसले को सभी सलाम कर रहे हैं। कौशिकी अग्रवाल का 70% हिस्सा स्पेस्टिक सेरिब्रल प्लाजी के कारण काम नहीं करता और यहाँ तक कि वो ठीक से चल भी नहीं सकती। इस बीमारी से बच्चे के दिमाग का कुछ भाग ही काम करता है, जिसके कारण वो आम बच्चों की तरह न तो देखता है और ना ही व्यवहार करता है। अपने जीवन के इन सभी चुनौतियों से जूझते हुए कौशिकी ने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय सिविल सेवा में जाना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं। कौशिकी के माता पिता उसकी इस कामयाबी से बहुत खुश हैं। 10th क्लास पास किया है और मेरी पढ़ाई का ध्यान मेरी मम्मी ने रखा है। वो मुझे जल्दी उठा देती थी सुबह और फिर मैं जो उस दिन का रह जाता था या फिर दोबारा रिवाइज करना होता था वो मैं सुबह उठकर करती थी और सुबह कम से कम 1 घंटा मुझे मिलता था रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मैं ऑटो से जाती थी और ऑटो वाला जब तक आता था तब तक का टाइम मेरे पास होता था जो मैं यूटिलाइज करती थी अपने रिवीजन के लिए और अपने सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने पढ़ाई की। नॉर्मली मैंने 5 से 6 घंटे पढ़ाई की है, क्योंकि रेस्ट करने के बाद मेरे पास वो पूरा टाइम होता था कि मैं अपनी दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर सकूं। तो कम से कम 5 to 6 आवर्स मैंने पढ़ाई की है एग्ज़ाम्स में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनती लड़की है, इसको किसी बात से वैसे मतलब नहीं है, घर में कुछ भी खेल कूद हो रहा हो कुछ भी हो रहा हो ज़्यादा इसको मतलब नहीं है अपनी पढ़ाई के आगे। ये पढ़ाई में बहुत ध्यान देती है, खाने पीने को भी बस दे दो तो खा लेती है। इसको ये नहीं है कि कुछ भी अपने आप से मांगे, हम लोग ध्यान रखते हैं इसके खाने पीने का। पढ़ाई में बस ये अपनी मेहनत के बल पे ही जो कुछ है कर पाई है। हम लोग का मोटिवेशन तो रहा, लेकिन इसकी खुद की लगन हम भी देखकर कई बार अचंभित हो जाते थे कि ये पूरा दिन स्कूल से आके बस खाया पिया उसके बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी और इसे रात तक केवल माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत ही टीवी या कुछ गेम तो नहीं अमूमन खेलती थी, टीवी ज़रा बहुत देख के माइंड फ्रेश करके फिर पढ़ती थी लेट नाइट तक। और सुबह टाइमली उठ जाना, मतलब अपने आराम की इसको बिल्कुल नहीं थी, केवल पढ़ाई ही सूझती थी हर समय। वाराणसी में खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रवासी मजदूरों को सेवापुरी ग्रामो उपयोग उद्योग सेंटर पर मिट्टी के खिलौने बनाने की एक विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे तकनीकी का विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते जो प्रवासी मजदूर बनारस में आए हैं, इसमें कोलकाता, मुंबई, पुणे के हैं और ये सभी यहाँ पर चाइनीज खिलौनों को मात देने की पूरी तैयारी के साथ मिट्टी के खिलौनों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें पूरी तकनीक व वैज्ञानिक जानकारी के साथ विकास जी की द्वारा जो प्रशिक्षक हैं दिया जा रहा है। इसमें मैजिकल संघ, मैजिकल कछुआ और विभिन्न तरह के आकर्षक खिलौने व दिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें इन प्रवासी मजदूरों का जज्बा है कि हम यहीं पर अच्छी क्वालिटी और अच्छे रेट में इन खिलौनों का निर्माण करेंगे, जिससे कि लोग चाइनीज खिलौनों को लेना भूल जाएंगे और भविष्य में हो सका तो हम इन खिलौनों का और भी बड़ा मार्केट तैयार करेंगे। इसी के साथ ही खादी उद्योग कमीशन के निदेशक धीरेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि यह ट्रेनिंग यहाँ पर 10 दिनों से चल रही है और इन 10 दिनों में प्रवासी मजदूरों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसी के समक्ष ये हम 120 के हमें 4 ग्रुप हैं हमारे कुमार बहन भाइयों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें हम एकदम मॉडर्न ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें डेकोरेटिव आइटम कैसे बने, डेकोरेटिव दीवे कैसे बने, डेकोरेटिव झूमर कैसे बने। और खाली कुल्हड़ से इन सब से काम नहीं चलने वाला। अभी जो अब से पहले जैसे हमारे त्योहारों से पहले चाइनीज उत्पाद मार्केट में मिलते थे, उन सबको रोकने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी साहब, माननीय राज्य मंत्री श्री सारंगी साहब एवं हमारे कर्मठ दिन रात काम करने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना साहब द्वारा उनके तत्वाधान में, उनके गाइडेंस में ये सब हमारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। खाली सेवापुरी नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। हर राज्य के राजधानी में हमारे राज्य कार्यालय हैं जो पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं, वितरण करवाते हैं।
यहाँ पे अपना काम सीख रहे हैं, सीख लेंगे, आगे जाके काम बढ़ेगा, हमारा काम हम करेंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे। जैसे हम दूसरों की नौकरी करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करेंगे, अपना कारोबार आगे बढ़ाएंगे। सेवापुरी ब्लॉक पे जो है हमको जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है मिट्टी का खिलौना और बर्तन बनाने के लिए। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो है यहाँ पे अपने से ही कुछ विकास करके जो है कुछ सीख करके जो है यहाँ अपने भारत को जो मजबूत बनाए और यहीं पे व्यवसाय करें। और जो चाइना से जो भी खिलौने जो भी आता था, हम सोच रहे हैं कि यहाँ बना करके क्यों नहीं अपने भारत को मजबूत करें और सब अपने साथ में सबका विकास होवे। और यहाँ पे जो है हमारे एक सिखाने के लिए जो है ट्रेनर हैं जो है विकास प्रजापति जी, उनसे मैंने 2 दिन में 2 चीज़ बनाना सीखा। एक तो पहले गणेश भगवान की मूर्ति बनाना सीखा, आज मैं एक उनके पास में एक कछुआ बनाना सीखा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए खादी आश्रम ने खादी मास्कों की बिक्री शुरू की है। इस मास्क के माध्यम से खादी की बिक्री में काफ़ी इजाफा हो रहा है। 90% लोग आते हैं खादी के मास्क में। डिजाइनर मास्क भी लोग खरीदते हैं। इन मास्कों को धोया जा सकता है, सुखाया जा सकता है और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। खादी के मास्क बने हुए हैं, हर रंग कलर डिजाइन में, हर साइज के हैं। बिक्री का रेट जो है 25 रुपया, 35 रुपया। खादी के बिक्री के लिए इस पर बहुत कम से कम 90% असर पड़ रहा है। अधिक से अधिक आदमी खादी पसंद कर रहा है। जो खादी में जो है ये पसीना को सोखता है, बाहर के वायरस को आने नहीं देता है और इसको आप हमेशा आप सुबह शाम जब चाहे धुल करके प्रयोग कर सकते हैं। बाहरी मास्क में ऐसा कोई है नहीं। ये आने जाने के लिए जैसे हवा का प्रवेश जो है आएगा, बाहर निकलेगा, शरीर को स्वस्थ भी रखेगा, वायरस को आने भी नहीं देगा। इससे खादी की बिक्री, इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए कितना भयंकर बिक रहा है यहाँ मास्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत के नारे को उनके संसदीय क्षेत्र काशी की महिलाएं चरितार्थ कर रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह मातृशक्ति की महिलाएं बड़े पैमाने पर स्वदेशी राखियों का निर्माण कर रही हैं। इन राखियों का निर्माण कर रही महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उसी से प्रेरणा लेकर वो लोग इन राखियों का निर्माण कर रही हैं। इससे उनको जहां एक रोजगार मिला हुआ है, वहीं पर स्वदेश में निर्मित इन राखियों की वजह से चीन निर्मित राखियों का बहिष्कार हो सकेगा। और अब की बार रक्षाबंधन पर हर बहन अपने भाई की कलाई पर स्वदेशी राखी बांधेगी। इस संबंध में डूडा के परियोजना अधिकारी रियाज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से महिलाओं के सशक्त कदम से समाज में एक बेहतर संदेश आ रहा है। पूरे देश में जो काम कर रहे हैं, इन लोगों को आत्मनिर्भर बना करके अपने पैरों पे खड़े करने की जो सोच है, उस सोच के तहत जो है हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ने चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हुए और भारतीय देशी शुद्ध चीज़ों से राखी बनाने का संकल्प लिया कि हम लोग सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में चाइनीज सामान का, चाइनीज राखी का बहिष्कार करेंगे और मिट्टी से, फूल से, रुद्राक्ष, तुलसी की माला से, जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रचे बसे हैं, इन चीज़ों से हम राखी बनाएंगे। और राखी न केवल पूरे काशी के भाइयों के हाथों पे सजेगी, बल्कि हमारे समूह की महिलाओं की ये हार्दिक इच्छा है कि हम लोग राखी बना करके अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजें और मोदी जी की कलाई पे उनके संसदीय क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा बनी हुई राखियां उनके कलाई पे सजें। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दो दिन के लद्दाख और श्रीनगर दौरे पर आज लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जांबाज जवानों के साहसिक हवाई करतब का देखा प्रदर्शन, सीमा पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के दौरे पर। यहां सेवापुरी को नीति आयोग ने मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने की बनाई योजना। और लखनऊ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया। राजधानी के 4 थाना क्षेत्र गाजीपुर, इंदिरा नगर, आशियाना और सरोजनी नगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।